सेक्टर 36 एक ऐसी कहानी जहां पर एक दरिंदा अपनी हैवानियत की हद को पार कर देता है। दिल्ली के राजीव कैंप से कुछ बच्चे लापता होते जा रहे थे। उन्हीं का पता लगाने के लिए जब एक पुलिस अधिकारी अपनी पूरी जान लगा देता है उस चोर को पकड़ने के लिए, तो इस चोर पुलिस के खेल में उसे ऐसे कई राज मालूम चलते हैं, ऐसे कई राजों से पर्दा सामने उठता है जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। तो कहानी की शुरुआत में हमें प्रेम नाम का एक शख्स दिखाया जाता है जो कि एक घर के अंदर बैठकर कौन बनेगा करोड़पति एंजॉय कर रहा था। उसके बाद उसकी बीवी का कॉल आता है और बीवी से बात करते करते वो बताता है कि आज काम ज्यादा था मगर अब तो पुराना आदमी हो चुका हूँ और वैसे भी टाइम टू टाइम पैसे तो भेज ही रहा हूँ। इसी बातों के दरमियान हम व्यूअर्स को पता चलता है कि गाँव में उसकी एक वाइफ है, इसी के साथ 6 साल की एक बेटी भी है और हाल ही में उसने एक छोटे बच्चे को जन्म भी दिया है। देन वो कचरा फेंकने के लिए घर के बाहर आता है और वाइफ को कहता है कि आई लव यू और ये कहकर फोन काट देता है। देन दराज में से 2-3 बड़े बड़े चाकू निकाल कर वॉशरूम में पहुंचता है जहां पर उसने ऑलरेडी एक करीब 15 साल से बड़ी लड़की को कैद करके रखा था। वो ऑलरेडी मर चुकी थी। उसके पास आकर वो उसकी टांग को काट देता है और उससे बहने वाला खून उसी पॉटी में बहाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डालता है। देन सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ पर हम इस कहानी के दूसरे लीड कैरेक्टर यानी कि रामचरण पांडे को देख पाते हैं जो कि इस वक्त अपने पिताजी के गुणगान गा रहा था कि उन्हें हर चीज पता थी। संस्कृत और मैथ्स के बहुत ही शानदार विद्वान थे मगर अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसी के साथ हमें उसका परिवार भी दिखाया जाता है जहां पर उसकी भी करीब एक 8 साल की बेटी और एक वाइफ थी। देन वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ करके काम पर निकल जाता है। पेशे से वो एक पुलिस वाला था और यहाँ पर नरेटिंग वॉइस में ये बताया जा रहा था कि पहले के टाइम पर लोग जीत हासिल करने या राजगद्दी पाने के लिए तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करते थे मगर आज के टाइम पर वो सारा काम पैसा कर रहा है। और इसी के साथ वो भी बताता है कि आजकल की जनसंख्या कॉकरोच की तरह हो गई है और यही रीजन था कि घूसखोरी उसके दिल में बस चुकी थी। इसी वक्त यहाँ पर एक पीड़ित पहुंचता है और वो बताता है कि उसकी बेटी है जो कि 16 साल की है, स्कूल गई थी पढ़ने के लिए मगर छुट्टी होने के बाद में वापस आई ही नहीं। आज टोटल 4 दिन हो चुके हैं, मैं भी यहाँ पर बहुत बार आ चुका हूँ, आप आखिर मेरी कंप्लेंट क्यों नहीं लिख रखे। जिस पर रामचरण बताता है कि देखो भाई, बात ऐसी है कि बच्चे कोई आज से लापता थोड़ी न हो रहे हैं, इससे पहले भी तो कई बार हुए हैं और वैसे भी जवान बच्ची है, घर से बाहर गई है, जल्दी लौट आएगी, तुम टेंशन मत लो। मगर वो इंसान बहुत ज्यादा रोने लगता है तो तभी रामचरण घूसखोरी के पैसे लेकर थोड़े बहुत उसकी जेब में डाल देता है और कहता है कि देखो घर जाओ, टेंशन मत लो और तुम्हारे पास में जो मिसिंग का पोस्टर है वो हमारे बोर्ड पर चिपका दो, हम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। अभी बेचारा दुखी आदमी जो कि टैक्सी ड्राइवर का काम किया करता था, रोते रोते आकर अपनी बेटी का पोस्टर उस बोर्ड पर लगा करके चला जाता है। देन हमें दिल्ली का राजीव कैंप दिखाया जाता है जिसकी लोकेलिटी बहुत ज्यादा खराब थी। बच्चे क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे, तभी एक बॉल नाले में गिर जाती है और जब एक बच्चा बॉल को निकालने के लिए जाता है तो उसे एक हाथ मिलता है। देन वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है मगर पुलिस भी यहाँ पर बैठ करके ये सोच रही थी कि ये बंदर का हाथ है या फिर लंगूर का हाथ है। इसी बीच यहाँ पर रामचरण आता है और कहता है कि क्या बंदर लंगूर लगा रखा है। इसी बीच वहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि भाई हमें तो ये किसी बच्चे का हाथ लग रहा है, जिस पर काम से पल्ला झाड़ता हुआ रामचरण ही कहता है कि देखो भाई, ये जो नाला है ये बहुत आगे से एक दूसरे जिले से लगकर आ रहा है, तो पता नहीं वारदात कहाँ हुई होगी और फिर रगड़ते रगड़ते ये माल पानी यहाँ पर पहुंच गया, तो इसमें पुलिस तो कुछ कर नहीं सकती है। और रही बात इस बच्चे की, तो इसने जागरूक नागरिक का एक बहुत ही शानदार नमूना पेश किया है, तो ले बेटा 100 रुपए रैश कर। और यही सारी चीजें दूर खड़ा प्रेम देख रहा था। एंड देन सीन शिफ्ट होता है रात में जहां पर वही बच्चा अपने परिवार के साथ बैठ करके कौन बनेगा करोड़पति देख रहा था कि तभी उसका फादर जो कि एक वॉचमैन था वो काम करके लौट आता है। मगर घर आते वक्त उसकी वाइफ ने उसे अंडे लाने के लिए कहा था जो कि वो भूल गया था, इसलिए अपने बेटे को वो रात को अंडे लेने के लिए भेज देता है। अब ये छोटा बच्चा जैसे ही घर से बाहर निकलता है अंडों को लाने के लिए कि तभी शॉल में छुपकर बैठा हुआ प्रेम उसे बुलाता है और चॉकलेट का लालच देता है। जैसे ही बच्चा उसके पास चॉकलेट लेने के लिए आता है कि तभी प्रेम उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म लगाकर उसे बेहोश करके अपने साथ में ले जाता है। एंड देन सबसे पहले तो उसके साथ बुरे काम करता है। बच्चा परेशान होकर कहता है कि देखो अब तो तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, मुझे जाने दो, नहीं तो मेरे पापा आएंगे और तुम्हें गोली से मार देंगे। अब यहाँ पर हम इस साइकोपैथ का दिमाग भी देख पाते हैं। प्रेम जिसे कि एक नेक्रोफीलिया नाम की बीमारी थी, वो बताता है कि देख तू है एक चौकीदार का बेटा, जब तू भी तेरे बाप की तरह बड़ा हो जाएगा, चौकीदार बन जाएगा, तेरी बीवी के साथ इंटीमेट होगा और तेरी तरह और 3-4 अली पैदा हो जाएंगे और वो भी बड़े होकर छोटा मोटा काम करके यूं ही मर जाएंगे। इससे ऊपर तुम्हारी जिंदगी नहीं है और अब जब जिंदगी खराब करनी है तो किसी के काम आकर ही कर दे। और अब इन्हीं बातों से रिलेटेड एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब वो छोटा बच्चा था तो उसका मामा उसका मिसयूज किया करता था, उसे रोज नई नई बढ़िया खाने की चीजों की लालसा दे करके उसके साथ में गलत काम किया करता था और आज भी वो दुकान बंद करके उसके
के साथ वही कर्मकांड करने वाला था, मगर इस बार ये लड़का यानी कि प्रेम बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था और तभी अपने हाथ में एक बड़ा सा खंजर लेकर मामा के चीथड़े कर देता है। एंड देन यहाँ से कहानी अगेन प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर प्रेम उस बच्चे के कुछ बॉडी ऑर्गन्स निकाल करके एक कंपाउंडर को बेच देता है और फिर जो खून खराबा हुआ था पॉटी के अंदर पानी डालकर उसे बहा देता है और कुछ बॉडी पार्ट्स के छोटे छोटे टुकड़े करके जो कि वेस्टेज था उन्हें थैलियों में भर करके नाले में फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ हम इस घर के एक्चुअल मालिक बलबीर बस्सी को देख पाते हैं, जिसकी पोती का इस वक्त बर्थडे होता है, तो वो उसे तैयार करने के लिए आया था, मगर उसकी गलत निगाहों को हम व्यूअर्स देख पाते हैं। इसी बीच वहां पर उसकी दादी आ जाती है और कहती है कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। एंड देन ये लोग नीचे केक काटने के लिए आ जाते हैं, मगर तभी उसके पास में कॉल आता है और इस कॉल से बलबीर बस्सी काफी ज्यादा बौखलाया हुआ नजर आता है, मगर इसी के साथ वो अपने मन बहलाने के लिए चुमकी का ऑर्डर दे डालता है। एंड देन हम यहाँ पर चुमकी को भी देख पाते हैं, जो कि एक बंगाली लड़की थी और प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में काफी टाइम से थी। वहीं उसके फादर उसकी फोटो को लेकर कह रहे थे कि इन फोटो से तो हम और भी ज्यादा बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, यानी कि उसकी फैमिली भी इस काम में इन्वॉल्व थी। और अब आज की रात यहाँ पर फेस्टिवल था, तो ये सभी उस फेस्टिवल को मनाने के लिए पहुंच चुके होते हैं, मगर तभी उसके पास एक कॉल आता है जो कि खुद प्रेम नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ हम रामचरण पांडे को देखते हैं, जो कि इस वक्त अपनी बेटी को तैयार कर रहा था और ये लोग जा रहे थे रामायण का थिएटर प्ले करने के लिए। तो इस वक्त जो रामचरण था वो एक साधु के वेश में यानी कि रावण का रूप धर करके आया था और सीता को कहता है कि बाहर आ जाओ, दक्षिणा वगैरह दे दो। शो काफी मस्त चल रहा था, मगर उसी रामलीला के नाटक में बच्चों को उठाने के लिए अब प्रेम भी पहुंच चुका होता है। वहीं दूसरी तरफ जब रामचरण का अगला शॉट था तो वो तैयार हो रहा था अपने रावण का ड्रेस वगैरह पहनकर, मगर तभी चुमकी का फादर वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि 4 दिन पहले एक फेस्टिवल से मेरी बेटी गायब हो गई चुमकी। मैं बहुत बार आया आपके पास में एफआईआर लिखवाने की कोशिश करी, मगर आप हर बार मुझे भगा देते हो। आखिर मेरी एफआईआर क्यों नहीं लिख रहे हो? ये तुम्हारा काम है, तुम्हें इस बात की तनख्वाह मिलती है। जिस पर रामचरण कहता है कि भाई क्या तू देता है मुझे वेतन? क्या तेरी जेब से लेता हूँ मैं सैलरी? इस पूरे राजीव कैंप के पुलिस स्टेशन के अंदर सिर्फ 3 पुलिस वाले और यहाँ की आबादी है 1.5 लाख, यानी कि हर एक के हिस्से में 50-50 हजार आते हैं। साले जहाँ पुलिस वाला मिला नहीं कि थाना खोल के रख देते हैं। अब वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, तो ये सारी बातें जो लोग शो को एंजॉय करने आए थे वो भी सुन रहे थे। खैर जब शो खत्म हो जाता है, पांडे अपनी वाइफ के पास आता है तो पूछता है कि अपनी बेटी कहाँ पर है। तो उसकी वाइफ बताती है कि वॉशरूम गई थी, जल्दी आ जाएगी, मगर कुछ देर वेट करने के बावजूद भी वो नहीं आती, तो ये दोनों ही पैनिक हो जाते हैं। इसी बीच हम प्रेम को देख पाते हैं, जिसने पांडे की बेटी को बेहोश करके उठा लिया था और अब उसे काटने के लिए लेकर जा रहा था, मगर किस्मत से पांडे की उस पर नजर पड़ जाती है एंड देन वो उसके पीछे बढ़ जाता है। खैर बच्ची को छोड़कर तो वहां से प्रेम भाग निकलता है, मगर पांडे से छोड़ने वाला नहीं था। अब इन दोनों के ही बीच में अच्छा खासा चेज आता है, ये लोग गलियों गलियों में भागते हैं, मगर फिर भी प्रेम भागने में तेज था, इसी वजह से पांडे उसे पकड़ नहीं पाता और जब वापस आता है तो अपनी बेटी की बेहोश वाली हालत को देख पाता है। उसकी वाइफ कहती है कि तुम पुलिस वाले हो ना, अगर आज मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो मैं किसके पास जाती? खुद का घर तो संभाला नहीं जाता, लोगों का घर कैसे संभालोगे? अगर तुम में दम है तो उस कातिल को पकड़ कर लाओ। और अब तो पांडे को भी ये सारी बातें रियलाइज होती है कि बात तो सही है, मुझे अब इस कातिल का पर्दाफाश करना ही पड़ेगा। एंड देन वो अपने काम पर लग जाता है और चुमकी के फादर के पास आकर कहता है कि कल सुबह पुलिस स्टेशन आना, मैं तुम्हारी एफआईआर लिखूंगा। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग हम एक अमीर फैमिली को देख पाते हैं, जहाँ पर इनका बच्चा स्कूल जाने वाला होता है और जैसे ही वो अपनी मॉम को बाय बोलता है कि तभी कुछ गुंडे आकर उसके बच्चे को उठा ले जाते हैं। मीनवाइल यहाँ पुलिस स्टेशन में सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर फादर अपनी बेटी की एफआईआर लिखवाने के लिए आया था और इस बार पांडे बिल्कुल शिद्दत से ये सारी चीजें लिख रहा था। और अब क्योंकि लास्ट टाइम वो बलबीर सिंह बस्सी के घर से गायब हुई थी, इसलिए सबसे पहले वो उसी के घर पर पहुंचता है। यहाँ पर दरवाजा खोलता है प्रेम। हालांकि पांडे को सामने देखकर उसकी हालत पतली जरूर हो जाती है, मगर वो ये भी जानता था कि रात को तो उसके मुंह पे मास्क लगा हुआ था, इसलिए वो बिना डरे उसका स्वागत कर देता है। एंड देन जैसे ही पांडे घर के अंदर आता है, बलबीर जी से कुछ सवालात करने लगता है, तो बलबीर जी कहते हैं कि देखो भाई, तुम किसी और का इल्जाम किसी और के मत्थे मढ़ रहे हो। तुम जानते हो कि तुम्हारे बॉस यानी कि डीजीआई वो मेरे स्कूल फ्रेंड रह चुके थे। अब जैसे इनकी ये बातचीत चली रही थी कि तभी चुमकी का फादर इनके घर में एंट्री कर देता है और बताता है कि यहाँ पर मेरी बेटी जॉब किया करती थी, इसी ने मेरी बेटी का रेप किया है, जान से मारा है, साहब इसको पकड़ लो। कि तभी बलबीर सिंह बस्सी असलियत बताना शुरू करता है कि इसकी बेटी यहाँ पर काम नहीं करती थी, बल्कि प्रोस्टिट्यूट थी, जिसके बदले में उसे पैसे पे किया करता था और इस काम को करवाने के लिए खुद इसका बाप ही उसे यहाँ पर भेजता था। इस बात को सुनकर के पांडे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और सबसे पहला चांटा था वो उसी के बाप में बजाता है कि आखिर तू कैसा बाप है, खुद की बेटी को ऐसे बेकार काम करवाता है, तुझे शर्म नहीं आती? खैर तेरी बेटी को तो मैं ढूंढ कर आऊंगा, मगर आज के बाद तेरी शक्ल मुझे मत दिखाइयो। इन बिटवीन बलबीर सिंह बस्सी ने अपने फ्रेंड डीजीआई रस्तोगी को फोन कर दिया था और फिर रस्तोगी साहब जैसे ही पांडे से बात करते हैं तो जाहिर सी बात उसे झाड़ देते हैं और यहाँ से निकल जाने के बारे में कहते हैं।
हालांकि पांडे को कुछ सवालात और भी करने थे, मगर बॉस का ऑर्डर था इसलिए उसे निकलना ही पड़ता है। मगर रास्ते में जाते वक्त प्रेम उसे कहता है कि क्या आपकी भी बच्ची खोई है, जिस पर पांडे कह रहा है क्यों भाई, तेरे को क्या करना है। तो प्रेम बताता है कि गाँव में मेरी भी एक बच्ची है, 6 साल की है, परेशानी तो मुझे भी होती है कि क्या पता वो सही है या नहीं है। अब इस राम राज्य में न जाने कैसे कैसे रावण आ गए हैं। कुल मिलाकर वो पांडे को उसी कल रात का हिंट देना चाह रहा था, मगर पांडे उसे पकड़ नहीं पाता। और जैसे ही वो अपने कैबिन में आता है तो उसका बॉस रस्तोगी उसे आकर झाड़ देता है और कहता है कि भाई तू चाहता क्या है, तेरा सस्पेंशन करवा दूं और इस लापता बच्चों वाले केस से अब अपना हाथ झाड़ ले, क्योंकि बच्चे खोते हैं वापस भी आ जाते हैं, ये नीची जाति के लोग हैं, खुद ही बच्चों को काम पर लगा देते हैं। अगर कुछ करना है तो प्रोडक्टिव केस को उठाओ। अब जैसे कि ये वीरेन का केस है, जिनकी फैमिली बहुत ज्यादा अमीर है, इनके बच्चों को ढूंढ कर लेकर आओ, तब जाके प्रमोशन मिलेगा। और अगर नेक्स्ट टाइम से मेरे पास में बलबीर का कॉल आया तो हम दोनों की कॉन्वर्सेशन फिर सीधा मेरे ऑफिस के अंदर होगी। फिर रस्तोगी यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद में वो पहुंचता है मीडिया के पास में, सभी लोगों को बताने लगता है कि हमने वीरेन के केस पर काम करना शुरू कर दिया है, एक स्पेशल टास्क फोर्स भी लगा दी है और जल्द से जल्द हम उस बच्चे को ढूंढ कर ही रहेंगे। मीनवाइल हम पांडे का थाना देख पाते हैं, जहां इस वक्त 2 लोग और काम किया करते थे, पाठक और बिश्नोई, जो कि इस वक्त पांडे सर की हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या बात हो गई सर, बहुत ज्यादा डिप्रेस लग रहे हो। और ये जो रिक्शे वाले को हम पकड़ कर बैठे हैं, जिसने बताया था कि वही हर बार चुमकी को यहाँ वहाँ छोड़ कर आया करता था, तो क्या करे इसे छोड़ दे। मगर तभी गलती से पांडे के हाथ में उस रिक्शे वाले का फोन लग जाता है और जैसे वो उस फोन के अंदर नंबर वगैरह चेक करता है कॉल्स के, तो उसे प्रेम का नंबर दिखाई पड़ता है। यानी कि अब सारी बातें क्लियर हो चुकी थी पांडे के दिमाग में कि किस तरीके से वो प्रेम ही है जो कि इन सभी कत्लेआमों के पीछे है। अब इस बात की रिपोर्ट देने के लिए वो अगेन रस्तोगी साहब के पास जाता है और उन्हें बताता है कि देखिए हमारे हाथ एक सस्पेक्ट लगा है, वो एक रिक्शे वाला है। उससे जब पूछताछ हमने करी तो उसने बताया कि चुमकी को उसने बलबीर बस्सी के बंगले पर ही छोड़ा था और जब रिक्शे वाले ने अपने पैसे मांगे तो चुमकी पैसे लेने के लिए बंगले के अंदर गई थी, मगर 3-4 घंटों के बाद भी जब वो बाहर नहीं आई तो रिक्शे वाले ने प्रेम को बुला करके पैसों की डिमांड करी, मगर प्रेम ने कहा कि भाई वो तो कब की जा चुकी है, तू भी यहाँ से निकल जा। मगर गलती से चुमकी का फोन उसी रिक्शे के अंदर ही रह गया था, इसलिए रिक्शा वाला वो फोन लेकर वहां से निकल गया। और हमें इस रिक्शे वाले की खबर खुद चुमकी के फादर ने दी थी, क्योंकि इसी रिक्शे के साथ ही वो हर बार आया जाया करती थी। और अब जैसा कि रस्तोगी और बलबीर सिंह आपस में दोस्त थे, इसीलिए रस्तोगी यहाँ पर पांडे को 7 दिनों के लिए सस्पेंड कर देता है। मगर ये 7 दिन वो खाली नहीं बैठता। इसी बीच टीवी पर ये न्यूज आ रही थी कि डीआईजी साहब ने अपनी सबसे बड़ी टीम को लगवाकर रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम में, यानी कि सिर्फ 2 दिनों के अंदर किडनैपर्स का पता लगाकर वीरेन को वापस से अपने परिवार के पास पहुंचा दिया। ये न्यूज बाकी के लोग भी देख रहे थे जिनके बच्चे लापता हुए थे, मगर अब ये लोग गरीब थे तो आखिर करे तो क्या करें, इनके बच्चे तो आज तक वापस आए ही नहीं थे। मीनवाइल हम पांडे को देख पाते हैं जो कि इस वक्त प्रेम के घर के बाहर ही था और पर नजर रखे हुए था कि उससे मिलने के लिए कौन कौन आता जाता है, कि तभी उसे एक कंपाउंडर दिखाई पड़ता है जो कि प्रेम से कुछ सामान लेकर जा रहा था। एंड देन हम घर बैठे प्रेम को देख पाते हैं जो कि इस वक्त अपना वही पुराना रूटीन खाना खाने के टाइम पर कौन बनेगा करोड़पति देख रहा था, कि तभी बस्सी उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा जरा सब कुछ साफ कर दे। और जब वो रूम में आकर के कैमरे को ऑफ करता है तो हम देख पाते हैं कि यहाँ पर बलबीर सिंह बस्सी दूसरी लड़कियों के साथ में पोर्नोग्राफी करता था। और अब जैसा कि 7 दिनों का सस्पेंशन खत्म हो चुका होता है तो यहाँ पर पाठक पांडे के साथ में बैठा होता है, कहता है कि सर अब आप वापस आ चुके हैं, मुझे तो बड़ी खुशी है और अब रस्तोगी का भी ट्रांसफर हो रहा है, उसकी जगह कोई नए अफसर आ रहे हैं, तो अब तो आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी, आप अपना काम अगेन कंटिन्यू कर सकते हैं। और बातों ही बातों में जब वो छत की किनार पर खड़े थे तो देख पाते हैं कि कंपाउंडर बाहर किसी का इंतजार कर रहा था, जहां पर पाठक बताता है कि सर ये वही तो बंदा है जिसने दशहरे की रात को आपकी बेटी को ठीक टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया, अगर ये वहां पर नहीं होता तो शायद हम लेट हो जाते। अब जैसे ही पांडे की नजर उस कंपाउंडर पर जाती है तो वह समझ जाता है कि ये तो वही बंदा है जो कि हर रोज रात को प्रेम के घर से कोई सामान लेकर के निकलता है। अब इन दोनों के माइंड में कुछ बातें क्लियर हो चुकी थी कि जरूर ये एक लंबा रैकेट है, इसलिए वो सबसे पहले तो उस कंपाउंडर को पकड़ने की प्लानिंग बनाते हैं। जब कंपाउंडर अपने हॉस्पिटल से बाहर आता है, उसी किसी की आहट आने लगती है कि तभी ये दोनों उसे धर दबोचते हैं और फिर एक सीक्रेट प्लेस पर ले जाकर खूब कूटते हैं और पूछते हैं कि आखिर तो ये सारा काम किसके लिए कर रहा है और उन डब्बों में क्या होता है, जिस पर वो कंपाउंडर बताता है कि उसके अंदर बच्चों के कुछ बॉडी ऑर्गन्स होते हैं जो कि प्रेम मुझे निकाल करके देता है। वहीं कहानी की दूसरी तरफ हम उस नए अफसर को भी देख पाते हैं जिसकी अभी भी पोस्टिंग हुई होती है सेक्टर 36 के थाने में। तो यहाँ पर सीधा पहुंच जाता है पांडे अपने नए अफसर
अफसर को ये सारी बातें बताने के लिए। मगर इस बीच रस्तोगी, जिसका अभी प्रमोशन हुआ था, वो भी वहीं पर खड़ा होकर उससे बातचीत कर रहा था। और जैसे ही वो पांडे को उसी बलबीर सिंह के केस पर लगा हुआ देखता है तो एक फोन कर देता है, जो कि एक अननोन पर्सन था। और वो कौन था वो भी मैं आपको इस मूवी के एंड में बताऊंगा। इसी के साथ साथ वो बलबीर को भी कॉल कर देता है कि इंस्पेक्टर रामचरण पांडे अब तुम्हारे पीछे आ रहा है, तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। तो सबसे पहले तो बलबीर अपने कुछ गुंडों को फोन करके बता देता है कि तुम्हें कत्ल करना है। अब जहाँ एक तरफ पांडे नए अफसर के साथ में उसी कंपाउंडर के पास में सीक्रेट प्लेस पर जा रहा था ताकि सारी सच्चाई उनके सामने आ सके इस काले राज की, मगर उससे पहले उन गुंडों ने कंपाउंडर को कूट पीट कर एक कर दिया था। और जब ये दोनों यहाँ पर पहुंचते हैं तो उन्हें वो कंपाउंडर नहीं मिलता। इसी बीच यहाँ पर पाठक आता है तो पांडे पूछता है कि भाई वो आदमी कहाँ है, या हाथ पर बांध करके रखा था, किधर गया वो? जिस पर पाठक बताता है कि सर मैं तो 2 मिनट खाना खाने के लिए गया था, पता नहीं कहाँ चला गया यहाँ से। अब इनके पास में वही एक प्राइम सस्पेक्ट था जो कि अब इनकी पहुंच से दूर जा चुका था। खैर अफसर को ये बात तो क्लियर थी कि जरूर इसके पीछे कुछ बड़े लोग जुड़े हुए हैं, मगर उन तक पहुंचने के लिए सबसे छोटी कड़ी को पकड़ना होगा। तो वो पाठक को प्रेम को पकड़ने के लिए ऑर्डर पास कर देता है। एंड देन हम पुलिस स्टेशन के अंदर प्रेम को देख पाते हैं, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी और उससे पूछा जा रहा था कि भाई आखिर ये सारे कांड कौन कर रहा है। जिस पर हम इस नेक्रोफीलिया के मरीज को देख पाते हैं जो कि खुद ब खुद कह रहा है कि हाँ साहब आप तो पूछो, मैं तो हर जवाब दूंगा ना आपको, मेरे पास खाली 25 मिनट है, उसके बाद में मुझे जाना है, मस्त अपना कौन बनेगा करोड़पति देखना है। और आज तो इंद्राणी आने वाली है, 50 लाख तक जीत चुकी है, अगला सवाल उसको 1 करोड़ जितवा देगा, तो मुझे तो फटाफट घर जाना पड़ेगा। आपको जो पूछना है पूछो साहब, मैं दूंगा ना जवाब आपको। और फिर उससे एक एक करके सारे सवालात होते हैं कि आखिर बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं, देन उनकी डेड बॉडीज का तू क्या करता है, इस पूरे रैकेट में कौन कौन शामिल है, और एक काम कब से चल रहा है और अभी तक कितनी वारदातें हो चुकी है। लिटरली जब मैं भी इस मूवी को देख रहा था, इस सीन को देख करके मेरी भी हाथ पैर कांप चुके थे। अगर आप एडल्ट हैं या फिर अभी तक पेरेंट नहीं बने हैं तो फिर आप इस सीन की गहराई को तो समझ पाएंगे ही पाएंगे, लेकिन अगर आप कोई पेरेंट हैं, आपके भी छोटे बच्चे हैं, तो फिर ये वाले सीन आपको 10 टाइम्स हार्ड हिटिंग लगेंगे। क्योंकि प्रेम का बताना था कि वो बच्चों को उनके घर के बाहर से ही उठाता था, उसके बाद में उनके ऑर्गन्स निकालता था, और फिर अगर बॉडी को घर में रखेंगे तो बदबू आएगी और जलाएंगे तो ढेर सारा धुआं होगा, इसलिए वो उनके छोटे छोटे टुकड़े करके नाले में फेंक दिया करता था। वहीं पांडे पूछता है कि चुमकी का तूने क्या किया। तो अब यहाँ पर चुमकी की स्टोरी भी सामने आती है कि एक बार जब बस्सी ने उसे कॉल करके बुलाया था तो वो आई थी और अपना काम करके चली गई थी, मगर एक बार जब प्रेम का भी मन किया तो उसने चुमकी को फोन किया और कहा कि क्लाइंट तेरा वेट कर रहा है। इस वक्त कोई क्लाइंट घर पे नहीं था, सिर्फ प्रेम उसके मजे लेना चाहता था, इसलिए वो उसे कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, जो कांड तू बस्सी साहब के साथ करती है आज मेरे साथ कर ले। जिस पर चुमकी कहती है कि तू तो साले नौकर है, अगर प्यास बुझाने की इतनी ही इच्छा है तो खुद से खुद की प्यास क्यों नहीं बुझा लेता। अब खैर यहाँ पर बैड वर्ड्स का यूज हुआ था जो कि मैं अभी नहीं कर सकता। तो इन बातों को सुनकर के प्रेम को आ जाता है बहुत ज्यादा गुस्सा और वो उसी का दुपट्टा लेकर उसकी जान ले लेता है। एंड देन उसके मरने के बाद में उसके साथ इंटीमेट होता है और फिर गुस्से में आकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसकी मुंडी को जमीन में गाड़ कर बॉडी पार्ट्स को नाले में फेंक कर कुछ जो इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स थे उन्हें बेच देता है पैसों के बदले। और उसका ये सारा कन्फेशन वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा था। अब इतनी सारी घिनौनी बातें सुनकर के अफसर को उसका माइंडसेट बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था, तो वो उससे रिलेटेड और भी उससे क्वेश्चन पूछता है कि भाई तू आखिर ऐसी चीजें करता क्यों है, तुझे आनंद मिलता है कि ये सारी चीजें करके। जिस पर प्रेम इस सोसाइटी की लोकेलिटी को दर्शाते हुए ये बताता है कि देखो साहब, अमीर हमेशा अमीर रहेगा, बड़ा होकर कोई बड़ा अफसर बनेगा, लंबा बिजनेस करेगा, ढेर सारा रोकड़ा कमाएगा, एक अच्छी लाइफस्टाइल जिएगा, मगर ये गरीब बच्चे क्या करेंगे, बड़े होकर किसी घर में झाड़ू करकट करेंगे, फिर शादी करेंगे, सेक्स करेंगे और 3-4 वैसे और निकाल देंगे। यार हो ही क्या जाएगा अगर इनमें से 15-20 बच्चे गायब भी हो जाएंगे तो इस दुनिया को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, इनकी जिंदगी वेस्ट है। लेकिन अगर मैंने इनका थोड़ा बहुत फायदा उठा लिया तो कोई गलत थोड़ी ने किया साहब। अब यहाँ पर पांडे को गुस्सा तो बहुत आ रहा था क्योंकि उसकी बेटी को भी इसी ने ही उठाया था, वो उसको मारना कूटना चाहता था, मगर क्या करें, इस पूरे लंबे हत्याकांड का सबसे बड़ा प्राइम सस्पेक्ट यही था, इसलिए उसने अपने हाथ को कंट्रोल में रखा हुआ था। और नेक्स्ट मॉर्निंग अब वो पूरे सबूतों के साथ में बलबीर सिंह बस्सी के बंगले पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि खोद कर निकाल कि आखिर किस किस की मुंडियां यहाँ पर है। अब यहाँ पर इन्हें करीब 16 लोगों या फिर कहेंगे 16 बच्चों के अवशेष मिलते हैं, जैसे किसी की मुंडी, किसी के हाथ की हड्डी, किसी के पैर की हड्डी, कुछ और बॉडी पार्ट्स। और अब तो बड़े वाले लोडर को बुला लिया था जिससे कि उस पूरे
पूरे नाले की गंदगी साफ होती है और अब तो उसमें से ढेर सारी चीजें निकलती है। इस पूरे दृश्य को वहां खड़े लोकल राजीव कैंप के लोग भी देख रहे थे और उनका दिल दहल चुका था। इनफैक्ट पुलिस वाले भी उल्टी करने लग गए थे इस घिनौने काम को देख करके। खैर अब तो न्यूज हर जगह फैल चुकी होती है। इसी वक्त रस्तोगी अपने एक दोस्त को कॉल करता है। वो किसे कॉल करता है वो भी अब मैं आपको कहानी के एंड में बताऊंगा। मीनवाइल मजबूत सबूत के होने की वजह से अब बलबीर सिंह बस्सी को भी पकड़ लिया जाता है और उसके घर पर अब तो लोगों ने पथराव करना भी शुरू कर दिया था। मीनवाइल हम एक बड़े पॉलिटिशियन को देखते हैं और उसके घर के अंदर इन्हीं तीनों दोस्तों की फोटो भी लगी हुई थी, यानी कि डीआईजी रस्तोगी और ये बड़ा बिजनेसमैन बलबीर सिंह बस्सी। और अब जब पुलिस इंटेरोगेशन के लिए बस्सी को लाया जाता है तो वो बताता है कि भाई साहब मैं तो बिजनेसमैन आदमी हूँ, मैं तो हर वक्त घर के बाहर ही रहा करता था, घर के अंदर जो भी कांड हुए हैं वो सब कुछ उस प्रेम ने ही किए हैं, तो आप उसी से पूछताछ करो और मुझे तो जाने दो। इसके लिए खास आईबी कमेटी बिठाई जाती है जिसका हेड खुद रस्तोगी होता है और वो मीडिया में आकर ये बताता है कि बस्सी के अगेंस्ट कुछ मजबूत सबूत नहीं मिले हैं, इसी वजह से उसे बाइज्जत बरी किया जा रहा है और अब पूरी इन्वेस्टिगेशन प्रेम के ऊपर होगी। जब ये सारी खबर पांडे बैठकर टीवी में देखता है तो बौखला जाता है कि आखिर बस्सी जो कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है उसे क्यों नहीं जेल में डाला जा रहा। इसलिए वो अगेन अपने बॉस को कॉल लगाकर ये सारी चीजें कहता है, मगर उसका बॉस भी इन सभी चीजों से उसे दूर रहने के बारे में कहता है कि तभी वो एक इच्छा जाहिर करता है प्रेम से मिलने की। अब नेक्स्ट डे वो प्रेम से मिलने के लिए आता है और पूछता है कि भाई तू आदमी तो बड़ा चतुर है, वैसे एक बात बता, तेरे गांव में जो पैसा तू भेजता होगा तो वो कैसे जाता होगा। जिस पर प्रेम बताता है कि सब जुगाड़ था, अपना व्यवस्था थी, किश्तों में पैसे भिजवाया करता था अपने गाँव में, ये सारा काम कंपाउंडर किया करता था और अभी लास्ट टाइम तो मैंने ढेर सारा पैसा भिजवाने के लिए उसे बोल दिया था। जिस पर पांडे कहता है कि भाई तेरा कंपाउंडर तो मारा गया, उसको तो तेरे बस्सी साहब ने खत्म करवा दिया और पैसा तेरे घर पे पहुंचा ही नहीं। इस बात को सुन करके प्रेम का दिमाग खराब हो जाता है कि इतने टाइम से जो उसने पैसा कमाया वो पैसा उसके घर पर ही नहीं पहुंचा, तो वो अपनी हथकड़ी खोल करके घर जाने की गुजारिश करता है कि मैं एक बार घर जाना चाहता हूं। मगर पांडे बताता है कि देख भाई अब तू बाहर जा ही नहीं सकता क्योंकि बस्सी ने तो खेल खेल दिया, सारा कांड का इल्जाम तुझ पर लगा दिया और अब तू यहाँ से बाहर नहीं जा सकता और अगर तुझे बाहर जाना है तो फिर बस्सी के खिलाफ कोई तुझे सबूत देना पड़ेगा, तभी मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हूँ। जिस पर प्रेम उसे बताता है कि मैंने उसकी पोर्नोग्राफीज की कुछ सीडी अपने गांव में भिजवा दी थी, अगर वो तुम्हारे हाथ लग जाए वही आखिरी सबूत है तुम्हारे पास में। तो अब इन्हीं सबूतों को इकट्ठा करने के लिए वो प्रेम के गाँव में निकल जाता है एक लैपटॉप और उसका चार्जर और हेडफोन लेकर के। इसी के साथ वो पाठक को कहकर जाता है कि देख भाई अब इस बड़े वाले केस से बड़ा वाला पर्दा उठने वाला है, मैं जल्द ही सब कुछ ठीक करके लौट आऊंगा। जिस पर पाठक कहता है कि सर मैं आपके साथ हूँ, जब भी आपको जरूरत पड़े मैं आपकी हेल्प करूंगा। एंड देन सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। इस वक्त पहुंच चुका होता है पांडे उनके गाँव में, उनके घर पर, जहाँ पर उसकी वाइफ कहती है कि क्या साहब ये सब कुछ जो टीवी में दिखा रहे हैं वो सच है क्या, प्रेम ने सचमुच ऐसे कुछ कांड किए हैं क्या। मगर पांडे उस वक्त उससे वो सीडी के बारे में कहता है जो कि प्रेम ने एक बार भिजवाई थी और जब इस सीडी को वो खोल कर देखता है अपने लैपटॉप के अंदर तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि इस सीडी के अंदर बहुत सारी ऐसी बच्चों के साथ करी गई पोर्नोग्राफी थी जो कि खुद बलबीर बस्सी ने करी थी, वो भी प्रेम के साथ मिलकर। और अब इस सबूत को जैसे ही वो लेकर जाने लगता है, क्योंकि अभी गांव था, बस और ट्रेन यहाँ पर आया नहीं करती थी, तो वो रोड पर किसी का इंतजार कर रहा था ताकि कोई उसे लिफ्ट दे दे। मगर इसी बीच वही गुंडे उसे रास्ते में मिल जाते हैं जिन्होंने कंपाउंडर को ठिकाने लगाया था और अब तो ये लोग पांडे को भी अपनी गिरफ्त में लेकर के पेट में चाकू डाल करके उसका गला काट देते हैं, वहीं पर उसकी जान ले लेते हैं और जो सीडी वो लेकर के पुलिस स्टेशन पहुंचने वाला था उसे वहीं रास्ते में तोड़ करके फेंक देते हैं। यानी कि अब इन दोनों के ही खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं बचा था। और इस मूवी के एंड में हमें पता चलता है कि जिसने शुरुआत में कंपाउंडर को गायब करवाया, इसी के साथ पांडे को मरवाया, उन सभी के पीछे उसी के दोस्त श्रवण कुमार पाठक का हाथ था जो कि रस्तोगी के साथ मिला हुआ था और उसने इन मुजरिमों की हेल्प करने के लिए पांडे तक को कुर्बान करवा दिया। मगर इस मूवी के एंड में हम ये देख पाते हैं कि अभी भी एक और सीडी ऐसी थी जो कि बिश्नोई के पास में आ जाती है जिसके अंदर प्रेम और बस्सी के खिलाफ सबूत थे और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार मूवी खत्म होती है। अब इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। ये कांड जब 2006 के अंदर चल रहे थे, मैं खुद 6th क्लास में था और आज तक पर ये सारी न्यूज देख रहा था अपनी फैमिली के साथ बैठकर कि किस तरीके से सुरिंदर और मुनिंदर पंढेर नाम का ये शख्स जो कि अपने बंगले के अंदर स्कूल जाते हुए बच्चों को पकड़ लिया करता था, देन उनके साथ मारपीट करके, उनके साथ पोर्नोग्राफी करके उनकी बॉडी ऑर्गन्स को बेच दिया करता था और बचे हुए पार्ट्स को काट कर नाले में फेंक दिया करता था। करीब 17 सालों से उन दोनों के ही
ऊपर केस चल रहा था, मगर न जाने क्यों इतने पुख्ता सबूत होने के बावजूद भी अभी 2023 में इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड मोनिंदर पंढेर यानी कि बलबीर सिंह बस्सी को बाइज्जत बरी करवा दिया गया। वेल, आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी उसके बारे में भी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ऐसी मर्डर मिस्ट्री मूवीज आपको पसंद आती है देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं देन प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही और वीडियोस हम आप लोगों के लिए जल्द ही लेकर आएंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में।